सोचिए, एक बार ऑस्ट्रेलियाई सेना ने आधिकारिक तौर पर पक्षियों पर युद्ध की घोषणा की और हार गई। ये किसी कॉमेडी फिल्म की शुरुआत जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। आज हम इतिहास के सबसे अजीब पन्नों में गोता लगाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बताऊंगा जो इतने अविश्वसनीय हैं कि आपका दिमाग जोर से चिल्ला उठेगा। ये फेक है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सच है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि इतिहास कहीं ज्यादा अजीब और अकल्पनीय है जितना किताबों में लिखा होता है। इतिहास को जानना इतना रोमांचक कभी नहीं रहा। इतिहास सिर्फ नीरस तारीखें और उबाऊ नाम नहीं है। कभी कभी यह ऐसे कथानक सामने लाती है जिस पर कोई भी हॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर भी रश्क करे। हम दुनिया को एक खास नजरिए से देखने के आदी है, जहां सब कुछ तार्किक और क्रमबद्ध घटनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन हकीकत अक्सर कहीं ज्यादा अराजक और विडंबनापूर्ण होती है। आइए साथ मिलकर अतीत की अपनी तस्वीर में कुछ अविश्वसनीय लेकिन बिल्कुल असली रंग जोड़े। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसा जो आपको सच में चौंका देगा। और ये कहानी है चिकित्सा जगत से। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का अंत था। दुनिया अविश्वसनीय आविष्कारों की दहलीज पर खड़ी थी। बिजली घरों तक पहुंच रही थी, गाड़ियां घोड़ों की जगह ले रही थी, और चिकित्सा वह भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस दौर में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी लगातार और भयानक खांसी। यह खांसी कई बीमारियों के साथ आती थी, जैसे सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर टीबी जैसे घातक रोग तक। अफीम और मॉर्फिन से आराम तो मिलता था, पर इनकी एक बहुत बड़ी खामी थी। ये बहुत ज्यादा नशा पैदा करते थे। इनकी लत लग जाती थी। दुनिया भर के डॉक्टर और दवा बनाने वाले एक ऐसे विकल्प की तलाश में थे जो असरदार भी हो और सुरक्षित भी। और फिर साल 1857 में एक ऐसी जर्मन कंपनी की लैब में, जिसे आप सब बखूबी जानते हैं, एक बहुत बड़ी खोज हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बायर कंपनी की। वही कंपनी जिसने दुनिया को एस्पिरिन जैसी अहम दवा दी। फेलिक्स हॉफमैन नाम के एक रसायन शास्त्री मॉर्फिन में कुछ बदलाव कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने एक नया रसायन बनाया, डाइएसिटिलमॉर्फिन। कंपनी ने इसके अंदरूनी टेस्ट किए और नतीजे तो बस चौंकाने वाले थे। यह नया रसायन मॉर्फिन के मुकाबले खांसी को रोकने में कई गुना ज्यादा असरदार निकला। जिन फैक्ट्री कर्मचारियों पर इसका परीक्षण किया गया, उन्होंने बताया कि इसे लेने के बाद उनमें शक्ति का संचार हुआ और उन्हें खुशी, यूफोरिया महसूस हुई। वे खुद को हीरो जैसा महसूस करने लगे, और बस यहीं से इस नई दवा को व्यावसायिक नाम मिला, हेरोइन। बायर ने एक जोरदार विज्ञापन अभियान चलाया। उनका मुख्य दावा था, यह है वो आदर्श दवा, मॉर्फिन जितनी असरदार, पर उनके मुताबिक बिल्कुल भी लत न लगाने वाली। यह एक जबरदस्त कामयाबी थी। हेरोइन को पूरी दुनिया में गोलियों, मिक्सचर, सिरप और यहां तक कि इंजेक्शन के रूप में बेचा जाने लगा। इसका विज्ञापन एक तरह की रामबाण दवा के तौर पर किया गया। अस्थमा, सर्दी खांसी, दर्द, डिप्रेशन, हर चीज के लिए। और आज के जमाने से देखें तो सबसे डरावनी बात यह थी कि इसे बच्चों की खांसी के इलाज के लिए भी जोर शोर से बढ़ावा दिया गया। कल्पना कीजिए, एक मैगजीन में विज्ञापन, एक ममतामयी मां अपने बच्चे को सिरप का एक चम्मच दे रही है ताकि वो शांत हो जाए और उसकी खांसी बंद हो जाए। और उस बोतल में क्या है? शुद्ध हेरोइन। ये सुनकर अजीब लगता है ना? पर यह जादुई कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। कुछ ही सालों में अलग अलग देशों के डॉक्टरों ने कुछ अजीबोगरीब बदलाव देखे। उनके मरीज खांसी से तो ठीक हो जाते थे, पर पता नहीं क्यों वे उस चमत्कारी दवा की और खुराकें मांगने लगते थे। लोग मॉर्फिन से भी ज्यादा तेजी से और बुरी तरह से इसके आदी होते जा रहे थे। समस्या का समाधान बनने के बजाय हेरोइन एक और भी भयानक खतरा बन चुकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक यह साफ हो गया कि यह हीरोइक दवा असल में एक टाइम बम थी। पूरी दुनिया में हेरोइन की लत एक महामारी की तरह फैल गई। एक के बाद एक देशों ने इसके इस्तेमाल पर पहले सख्त पाबंदियां लगाईं और फिर पूरी तरह से रोक लगा दी। साल 1913 में खुद बायर कंपनी ने भी इस डरावनी सच्चाई का सामना करते हुए
अपनी इस सबसे सफल कही जाने वाली दवा का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया। ठीक है, चिकित्सा के स्याह इतिहास से हटकर अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो पूरी तरह से बेतुकी है, पर उतनी ही हकीकी भी। जरा एक असली जंग की कल्पना कीजिए, जहां मशीनगने हों, सिपाही हों, रणनीतियां हों और मोर्चे से आधिकारिक रिपोर्टें आती हों। और अब कल्पना कीजिए कि इस जंग में दुश्मन चिड़ियों का एक झुंड था। आपका स्वागत है ऑस्ट्रेलिया में, साल 1932 में। महामंदी ने पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया था और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किसान, जिनमें से कई प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक थे, बर्बादी की कगार पर थे। वे गेहूं उगा रहे थे, इस उम्मीद में कि किसी तरह गुजारा हो जाए, और तभी उनके सामने एक नया दुश्मन आ खड़ा हुआ। न तो सूखा, न ही आर्थिक संकट, बल्कि लगभग 20,000 एमू। जी हां, आपने सही सुना। इन बड़े उड़ने में असमर्थ पक्षियों की एक विशाल आबादी प्रजनन के मौसम के बाद मुख्य भूमि के भीतर चली गई थी और उन्हें जमीन पर जन्नत मिल गई थी। किसानों के खेत, जहां भरपूर रसीला गेहूं और पानी उपलब्ध था। किसानों के लिए यह एक त्रासदी थी। पक्षी सिर्फ फसल खा नहीं रहे थे, वे फसलों को रौंद रहे थे और बाढ़ तोड़ रहे थे, जिससे एक और कीट, खरगोशों के लिए रास्ता खुल रहा था। हताश किसानों ने अपने सैन्य अतीत को याद करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई। उनके प्रतिनिधिमंडल से रक्षा मंत्री सर जॉर्ज पियर्स मिले और उन्होंने खुद एक अनुभवी सैनिक होने के नाते एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने मदद करने पर सहमति जताई और पक्षियों से लड़ने के लिए असली सेना भेज दी। इस सैन्य अभियान को प्रेस में महान एमू युद्ध का जोरदार नाम मिला और यह नवंबर 1932 में शुरू हुआ। इसकी कमान रॉयल ऑस्ट्रेलियाई तोपखाना बल की 7वीं भारी बैटरी के मेजर मेरेडिथ को सौंपी गई। उनके अधीन 2 सिपाही थे जो 2 लुईस मशीनगनों से लैस थे और उनके पास 10,000 कारतूसों का जखीरा था। योजना सीधी और भरोसेमंद लग रही थी। आखिर कुछ पक्षी तेज मारक क्षमता वाले हथियारों के सामने क्या कर सकते हैं? पता चला, वे कर सकते थे बहुत कुछ। घात लगाने की पहली ही कोशिश पूरी तरह से विफल रही। सैनिकों को लगभग 50 एमू का एक झुंड मिला और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन पक्षी आश्चर्यजनक रूप से चालाक दुश्मन निकले। वे तुरंत छोटे छोटे समूहों में बंट गए और अलग अलग दिशाओं में बेतरतीब ढंग से भागने लगे, जिससे भारी मशीनगन से निशाना लगाना लगभग असंभव हो गया। उस दिन सैकड़ों कारतूस खर्च करके वे केवल लगभग 1 दर्जन पक्षियों को मार पाए। कुछ दिनों बाद सेना ने दूसरी कोशिश की, जब उन्हें 1,000 एमू का झुंड मिला। उन्होंने फिर से गोलीबारी शुरू की, लेकिन 10-12 गोलियां चलने के बाद मशीन अग्न जाम हो गई। जब तक उसे ठीक किया गया, पक्षी भाग चुके थे। मेजर मेरेडिथ एक साथ क्रोधित और चकित थे। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एमू के हर झुंड का एक नेता होता है, जो तब तक स्थिति पर नजर रखता है जब तक बाकी खाना खाते हैं, और जरा से भी खतरे पर पीछे हटने का आदेश देता है। उन्होंने तो उनकी रणनीति की तुलना चुलू योद्धाओं की रणनीति से की थी, जो फुर्तीले और मायावी होते हैं। तो चलिए, आपकी सामान्यता की अवधारणाओं को थोड़ा और हिला देते हैं। खेल की बात करते हैं, इसके सबसे नेक और शांतिपूर्ण रूप ओलंपिक खेलों के बारे में। उनका आदर्श वाक्य तेज, ऊंचा, मजबूत, सभी को पता है। ये खेल एकता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सम्मान के प्रतीक हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आइए 1900 के पेरिस चले। फ्रांस की राजधानी आधुनिक इतिहास के दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रही थी। माहौल उत्सवपूर्ण था, क्योंकि ओलंपिक खेल विश्व मेले के हिस्से के रूप में हो रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो आयोजन थोड़ा अव्यवस्थित था। कार्यक्रम में कई तरह के, कभी-कभी बहुत ही अजीबोगरीब खेल शामिल थे। गर्म हवा के गुब्बारे की दौड़, लंबी दूरी की पानी के भीतर तैराकी और यहां तक कि रस्साकशी भी। लेकिन एक प्रतियोगिता इस सब के बीच भी सबसे अलग थी, और उसका नाम था सीधा और भयावह जीवित कबूतरों पर गोलीबारी। हाँ, आपने सही सुना। यह न तो कोई रूपक है और न ही अनुवाद की गलती। वास्तविक जीवित पक्षियों को
ओलंपिक प्रतियोगिता में निशाने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नियम भयावह रूप से सरल थे। निशानेबाज के सामने कुछ जाल बक्से थे। उसके आदेश पर एक बक्सा खुलता था और उसमें से एक पक्षी उड़ जाता था। एथलीट का काम कबूतर को मारना था। यदि वह पक्षी को मार गिराता तो उसे 1 अंक मिलता। यदि वह लगातार 2 बार चूक जाता तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाता। विजेता वह होता जो सबसे अधिक पक्षियों को मार गिराता। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। महंगे सूट और टॉप हैट पहने सुरुचिपूर्ण सज्जन शूटिंग की जगह पर खड़े हैं। आसपास कुलीन वर्ग के लोग इकट्ठे हैं। रेफरी के आदेश पर एक डरा हुआ पक्षी आसमान में उड़ता है। गोली की आवाज गूंजती है और पेरिस के पार्क की हरी घास पर पंख और खून गिरते हैं। कर्मचारी मैदान में इधर उधर घूमते हुए मृत पक्षियों को इकट्ठा कर रहे हैं और घायल पक्षियों को खत्म कर रहे हैं, और दर्शक सटीक निशाने पर तालियां बजा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में कई देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया। बेल्जियम के लियोन डी लंडन विजेता और ओलंपिक चैंपियन बने। अपनी स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्होंने 21 कबूतरों को मार गिराया। कुल मिलाकर प्रतियोगिता के दौरान 300 से अधिक पक्षियों को मारा गया। इस खूनी नरसंहार ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत के मानकों के हिसाब से भी यह बहुत ज्यादा था। पशु अधिकार कार्यकर्ता गुस्से में थे और कई दर्शकों और पत्रकारों ने इस प्रतियोगिता को बर्बर और ओलंपिक भावना के बिल्कुल विपरीत बताया। हंगामा इतना जोरदार था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एकमात्र सही फैसला लिया। जीवित कबूतरों पर गोलीबारी की प्रतियोगिता इतिहास में केवल एक बार पेरिस में उन खेलों में ही आयोजित की गई और फिर कभी ओलंपिक कार्यक्रम में वापस नहीं आई। यह पहली और सौभाग्य से आखिरी बार था जब ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर खून बहाया गया था। प्रतीकात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में। आज यह तथ्य भयावह लगता है, लेकिन यह एक बार फिर दिखाता है कि सिर्फ एक सदी में खेल, नैतिकता और मानवीयता के बारे में हमारी धारणाएं कितनी बदल गई हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? आइए इन तथ्यों को एक नए नजरिए से देखते हैं। जो चीज आज सबसे खतरनाक नशीला पदार्थ मानी जाती है, वही 100 साल पहले तक फार्मेसियों में बच्चों के लिए खांसी की दवा के तौर पर बिकती थी। ये महज एक अटपटा सच नहीं। इससे पता चलता है कि चिकित्सा और सुरक्षा को लेकर हमारी जानकारी कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती है। बायर कंपनी, जिसने दुनिया को एस्पिरिन दी, उसी ने हेरोइन भी बाजार में उतारी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम जिन चीजों को सुरक्षित मानते हैं, भविष्य में कहीं उन्हें क्रूर या अमानवीय न कह दिया जाए। है ना हैरत अंगेज? और एमओ के साथ हुए युद्ध का क्या? यह सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इंसान पूरे हथियारों से लैस होने के बावजूद प्रकृति और अपनी ही ज्यादा आत्मविश्वास के आगे लाचार हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सैनिक मशीन गनों के साथ भी बड़े और उड़ने में असमर्थ पक्षियों के झुंड से हार गए। पक्षी ज्यादा चालाक और तेज निकले। ये जबरदस्त हास्यास्पद है और साथ ही बहुत शिक्षाप्रद भी। इतिहास ऐसे ही अचरजों से भरा है। ये जीवंत है, अजीब है और हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यंग्यात्मक। ये साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बेतुकी अफवाहें भी सच निकल सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको भी इसमें उतना ही मजा आया जितना मुझे आया, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अद्भुत तथ्यों की नई खुराक को मिस न करें। और आप किस ऐसे ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जानते हैं जो सुनकर फेक या अफवाह जैसा लगता है, उसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। चलिए एक दूसरे को हैरान करते हैं।